सैनी ने महागठबंधन की हार को स्वीकार कर लिया है और एनडीए को प्रचंड जीत की बधाई भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमसे कहां गलती हुई इसको देखेंगे। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के प्रमुख, उन्होंने ये बयान दिया है, ये बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन आप इनके लिए जब बात करते हैं, इस बार उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार इन्हें घोषित कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी चर्चा चल रही थी कि मुकेश सहनी अगर मामला पलड़ा दूसरी तरफ का भारी होता है तो कहीं उधर ना चले जाए। एक बार क्या कह रहे सुन लेते हैं जरा। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री के चेहरे और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी हमारे साथ है बात करने के लिए। सहनी साहब, क्या हो गया? ये मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उप मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई, क्या स्थिति, ये ऐसी स्थिति की कल्पना की थी आप लोगों ने या कहां चूक हो गई? देखिए, चुनाव में तो दो ही चीज होता है, एक हार या जीत। तो हार हुई है और इस तरीके से हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था, तो हमारी हार हुई है और एनडीए की जीत सफलता प्राप्त हुआ है। बिहार में सरकार वो बनाने के लिए जा रहे हैं, तो एनडीए के तमाम नीतीश कुमार जी से लेकर टॉप लीडरशिप जो भी है, सभी को हमारी शुभकामनाएं, बधाई है। और अभी इस जगह पे अभी हम लोग अभी आने वाले समय में मंथन करेंगे कि कहां कहां हम लोगों का चूक हुआ है। पहला दृष्टिकोण से एक ही चीज ही दिख रहा है कि जो नीतीश कुमार जी जो 1.5 करोड़ महिला को चुनाव के समय में पैसा उन्होंने बांटा, जिसको लेके चुनाव आयोग भी आंख पे पट्टी बांध के करके देखते रह गया। महिला को एक उम्मीद दिया गया कि हम 10,000 रुपया अभी दे रहे हैं और 1,90,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। तो इस उम्मीद से हमारी माता बहन जो है वो नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव भी है था, तो ये सब देखते हुए उनको वोट किए हैं। जो हम लोगों को दिख रहा है कि इस हिसाब से तो जनादेश तो उनके पक्ष में तो था नहीं। सभी लोग तो यहाँ पे सभी जाति सभी वर्ग में से 2 लाख रुपया लेने के लिए खास करके महिला ने वोट किया है। युवा हमारे साथ रहा, सरकारी नौकरी के मामला हो, बेरोजगारी के मामला में हो, युवा हमारे साथ रहा। लेकिन तो वोट कहाँ हो पाया? जैसे वादों की आप बात कर रहे हैं, वैसे आप लोगों ने भी वादा किया था कि हर घर में एक नौकरी देंगे, तो पलायन रोकेंगे। हम तो सिर्फ वादा किए ना कि हम करेंगे और नीतीश जी प्रेजेंट कर दिए। चाहे वो 125 यूनिट बिजली फ्री करना हो या वृद्धा पेंशन 1,100 रुपया करना हो या 10,000 रुपया सबके खाते में दे देना कि हम पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और बाकी 1,90,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। तो इस उम्मीद से हमारी माता बहन, क्योंकि बिहार में गरीबी है, लाचारी है, बिहार के बड़े संख्या में लोग बाहर रह रहे हैं, तो उनको एक उम्मीद जगा कि 2 लाख रुपया हमें मिलना है और 10,000 रुपया नीतीश जी दे ही दिए हैं और 1,90,000 और मिलेगा। तो अभी मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे अगर महागठबंधन जीतता तो। लेकिन ये जब मुकेश सहनी को दावेदार बनाया गया था तो ये सवाल उठाया गया था मुस्लिम पार्टी की ओर से, ओवैसी की ओर से, कि भाई इनके परसेंटेज कितने, उनको आपने उप मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया। और शायद ऐसा लग रहा है विद्या कि भाई भारी पड़ गया, मुस्लिमों ने भी साथ नहीं दिया महागठबंधन जी। और क्योंकि तेजस्वी यादव के इस फैसले को लेकर सवाल खूब उठे थे कि भाई आप जिस समुदाय के व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री का घोषित कर रहे हैं, उसका वोट परसेंटेज देख लीजिए, और हम अभी तक आपके साथ रहे, हमारा वोट परसेंटेज देख लीजिए, तो हमारे में से किसी को आपने उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? और असदुद्दीन ओवैसी ने यही बात कही थी, जिसके बाद से पूरा ऐसा लग रहा था कि समीकरण एमवाई वाला जो है वो कहीं टूटता बिखरता हुआ फायदा ओवैसी को हो भी रहा है सीटों में। ओवैसी को तो उन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है जहां पर पिछली बार हो रहा था, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में हालांकि मुझे लग रहा है कि वो डेटाज अभी आएंगे, वो आंकड़े आएंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी के साथ सब कुछ समझ में आएगा कि मुसलमानों ने उन इलाकों में भी जहां वो लगातार पारंपरिक तौर पर आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ रहे हैं, इससे पहले जो आरजेडी का गठबंधन होता था उनके साथ रहे हैं, तो वहां पर भी क्या उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन एक और बड़ी खबर, दरअसल जिस मुस्लिम समुदाय को आरजेडी और कांग्रेस का वोट बैंक समझा जाता था, उसने इस बार एनडीए का हाथ पकड़ लिया है क्या? और इस लैंडस्लाइड विक्ट्री में जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण यही है क्या? तो ये एक बड़ी बात भी की है, तो इसे अहंकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसे अहंकार तो है ही है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियां जमीनी हकीकत को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहीं। कांग्रेस के बारे में मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, जिस दिन कांग्रेस के राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसी दिन कहा था, ये मुद्दा निकला था वोट चोर गद्दी छोड़, मैंने कहा था उसी दिन भी कहा था कि ये मुद्दा चौकीदार चोर है से भी ज्यादा डिजास्टर साबित होगा कांग्रेस के लिए। मुझे लग रहा है कि तमाम तरह के दावपेच
जो विपक्षी पार्टियों ने चलने की कोशिश की वो सब उल्टा उन्हीं को लग गया और रिवर्स हो गया वो। और जनता, बिहार की जनता ने इस बार एक और फैसला दिया है, सिर्फ ये नतीजे नहीं है, बिहार की जनता ने यह भी बताया है इस बार कि अगर आप झूठे वादे करेंगे, फर्जी बातें करेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे, आप सिर्फ झूठ के दम पर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, अनुराग, नीतीश कुमार से मिलने के लिए संजय झा पहुंच गए। बिल्कुल, मंत्री अशोक चौधरी भी नीतीश से मिलने पहुंच गए हैं। सीएम आवास पर तीनों नेताओं की बैठक हो रही है और जो सूत्र बता रहे विद्या वो ये कि बीजेपी की ओर से हरी झंडी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने जा रहे हैं और ऐसे में अपने नेताओं के साथ नीतीश की बैठक, मंत्री अशोक चौधरी नीतीश से मिलने पहुंचे। सीएम आवास पर तीनों की बैठक हो रही है और विद्या पर भी पूरा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई थी। मुझे लगता है कि आरती जी बताएंगी। आरती जी, इस पर भी पूरा प्रोपेगेंडा विपक्ष की तरफ से चलाने की कोशिश हुई थी कि भाई नीतीश कुमार का सिर्फ ये लोग नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। उनकी तबीयत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए, बयानबाजी की गई कि नीतीश कुमार पर मत जाइएगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं है। अभी जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में, लेकिन उसके बावजूद किसी नेता की तरफ से या कहीं से कोई सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी नहीं मिल रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ने खुद मदद की है बीजेपी और जेडीयू को जिताने में, क्योंकि इस तरह का एक जिस तरह का क्लेम बनाया कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है, उनको नहीं बनाया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा, और दूसरा क्लेम भी किया कि नीतीश कुमार रिलायबल नहीं है, नीतीश कुमार अस्वस्थ है, वो बहुत सीनाइल हो चुके हैं। ये सारे क्लेम से जो सिंपैथी बनी है नीतीश कुमार की, मुझे लगता है सबसे एक बड़ा कारण ये भी है जितने नंबर्स आज जेडीयू को ऐतिहासिक लेवल पे, जेडीयू एक रीजनल पार्टी, एक छोटी सी पार्टी इतनी बड़ी बन के आई है, उसमें मुझे लगता है पूरा श्रेय ऑपोजिशन को भी मिलना चाहिए। जिस तरह से तेजस्वी और राहुल ने जो राजनीति, एक बार डेडली कॉम्बिनेशन जो इस बार दिखाई दिया उस पर भी बात करेंगे। मैम, लौट कर आऊंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते, बिहार के नतीजे देख बौखलाहट में विपक्ष जीत हार नहीं, अब लोकतंत्र अब खतरे में है, ये बताने लग गया है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बिहार चुनाव पर वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी धन बल का खुलकर इस्तेमाल कर रही है। ये अशोक गहलोत कह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, जरा एक बार सुनवाते हैं। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो भी वोट चोरी है। कहने का मतलब, जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। भाई, आप चुनाव आयोग का मतलब ही निष्पक्ष चुनाव हो, जीते हारे कोई भी हारे। उसकी बजाय अगर मान लो एक व्यवहार के अंदर भी एक पक्ष लोगे, आप एक सत्ता पक्ष का लोगे, तो वो भी वोट चोरी है। तो मेरी दृष्टि में वोट चोरी का मतलब आप बेईमानी से चुनाव जितवा रहे हो किसी एक पार्टी को। अशोक गहलोत वो बात कह रहे हैं जो चुनाव के बीच बीच में विपक्षी पार्टियां कहती रही, मतलब एसआईआर पर सवाल उठाए गए। अशोक गहलोत जो बातें कह रहे हैं, उस तरह की बातें चुनाव के बीच में होती रही, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया। लेकिन जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा था वो था एमवाय समीकरण विपक्षी पार्टियों को। लेकिन लग रहा है इस बार कि उन्होंने ही धोखा दे दिया। मैं आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रखता हूं, ये आप समझने की जरा कोशिश कीजिए कि कैसे मुस्लिम बाहुल इलाकों में इस बार एनडीए को बढ़त मिली। मतलब मुस्लिम बाहुल इलाके कुल 52 सीटें, और यहां पर माना जा रहा है कि 40 सीटों पर बीजेपी का साथ दिया या एनडीए का साथ दिया है मुस्लिम लोगों ने। महागठबंधन को 6 और अदर्स को 6। मतलब कि जिस एमवाय समीकरण के साथ आरजेडी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें से मुस्लिम बाहुल इलाकों में 40 सीटों पर एनडीए को फायदा हो रहा है। तो मतलब भरोसा जिन पर था, दगा उनकी तरफ से मिलता दिख रहा है। अब आपको यादव बेल्ट का हाल दिखाते हैं। यहां पर आप देखिए, कुल 62 सीटें और यहां पर एनडीए को 45, महागठबंधन को 16। मतलब यादवों ने भी साथ नहीं दिया अभी तक इस
आंकड़े के जरिए समझ में आ रहा है। और विद्या, इससे यही कहा जा सकता है कि भैया हमें तो अपनों ने ही लूट लिया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी